Okay, so let me start now. So we were talking about the classification of optical fiber. और classification के लिए हमने दो तीन तरह का classification किया था. First one was on the basis of material. So the classification of optical fiber. Optical fiber. So पहला हमने किया था on the basis of material of core and cladding. core और cladding के materials से हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड करके रखा था. core and cladding. फर्स्ट दोनों ग्लास का था. सेकंड दोनों प्लास्टिक. और जनरली ये कोर जो है वो प्लास्टिक का और कोर जो है वो ग्लास का और क्लेडिंग जो है वो प्लास्टिक का. हर केस में एक चीज है, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर दिस मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग. कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लेडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन के लिए लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास होता है. तो इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस कंडीशन mu1 का जो मान है वो mu2 से ज्यादा होनी चाहिए. सेकंड क्लासिफिकेशन हमने दिया था ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्रोपगेशन. सो मोड ऑफ प्रोपगेशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड on the basis of mode of propagation. So this mode of propagation is actually defined as the number of path followed by signal light inside the core. अगर कोर में कोर का डायमीटर अगर बहुत ही छोटा है, बहुत कम है, this diameter is very small and this diameter this 2 is less than 6 micrometers. अगर 6 micrometer से अगर वो कम है तो लाइट को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जगह नहीं मिलता और वो सीधा एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाता है. इसको कहा जाता है दिस इज नोन एज सिंगल मोड. ये सिंगल मोड होता है. और अगर उसको सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है और अगर कोई लाइट कोर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू अगर कोई प्रोपेगेट होता है लाइक दिस, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू अगर प्रोपेगेट होता है इसको कहा जाता है मल्टी मोड. तो दिस मोड इज एक्चुअली द नंबर ऑफ पाथ फॉलोड बाय सिग्नल इनसाइड दैट कोर. और यहाँ पर 2a का जो मान होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए 6 माइक्रोमीटर. तो एक बाउंड्री एक रेंज बना के रखा गया है. अगर इस रेंज से अगर कोई कम है तो सिंगल मोड और इस रेंज से अगर कोई ज्यादा है तो मल्टी मोड. मल्टी मोड मतलब मल्टी पाथ, सिंगल मोड सिंगल. ये दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया था. तीसरा क्लासिफिकेशन हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट एक ओवरव्यू. हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लिया था डिटेल से. सो थर्ड वन ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स प्रोफाइल. इंडेक्स प्रोफाइल और इंडेक्स प्रोफाइल को हमने एक सिंपल सा डेफिनेशन दिया था. दिस इज द प्लॉट बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ core and cladding with the distance from the center. सेंटर से हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं सीध की तरफ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इसको प्लॉट करते हैं. और इसके बेसिस पर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था. एक था हमारा स्टीप इंडेक्स और दूसरा था ग्रेडेड इंडेक्स. ग्रेडेड इंडेक्स स्टेप इंडेक्स को हम लोगों ने नाम दिया था दिस इज एसआई. इसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में या बुक में कहीं पर एसआई ऑप्टिकल फाइबर लिखा हुआ है. इसका मतलब ये है कि वो स्टेप इंडेक्स के बारे में बात कर रहा है. डोंट यूज सिंगल इंडेक्स ना, इट्स स्टेप इंडेक्स. एंड द सेकंड द ग्रेडेड इंडेक्स, उसको बुक में लिखा जा सकता है दिस इज ग्रीन. सो जीआर स्टैंड्स फॉर ग्रेडेड, आई एन इंडेक्स फॉर इंडेक्स. सो ग्रीन अगर कहीं पे लिखा मतलब वो ग्रेडेड इंडेक्स कह रहा है. इसको फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा था. ये जो है स्टेप इंडेक्स दो टाइप हो सकता है. एक तो सिंगल मोड और दूसरा जो है मल्टी मोड. इसको भी दो पार्ट में हम डिवाइड किए थे. ये था सिंगल मोड और ये मल्टी मोड. तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है. यहाँ पर जो प्लॉट हमने सिंगल मोड के लिए किया था, एक स्मॉल डायमीटर का हम कोर लेकर के चल रहे हैं. जैसे स्मॉल डायमीटर कोर सीधा स्ट्रेट लाइन लाइट फॉलो हो रहा है. लेकिन जब हम इसका प्लॉट करेंगे स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर का, तो हमारे पास जो प्लॉटिंग होगा उसमें ये हो गया तुम्हारा फिक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दिस इज mu1. mu2 जो है वो क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. तो यहाँ तक जब तक हम इसको कोर तक जा रहे हैं तो इस कोर तक दिस वन
यहाँ तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इज μ1। जैसे कोर से क्लैडिंग में जंप करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिड्यूस टू μ2। तो ये जो प्लॉट है इसमें स्टेपिंग दिखता है, इसलिए इसको स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। तो ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है ये सिंगल मोड के लिए है। सिंगल मोड दिखाने के लिए मैंने क्या किया, एक तो मैं एक सिंगल पाथ, ये सिंगल पाथ मैं इसमें दिखा रहा हूँ, सिंगल पाथ लाइट का फॉलो मतलब सिंगल मोड है। दूसरा चूंकि क्लासिफिकेशन इंडेक्स प्रोफाइल के बेसिस पे है तो मुझे बगल में इसका इंडेक्स प्रोफाइल भी बना के दिखाना पड़ेगा। इंडेक्स प्रोफाइल जहां पर स्टेपिंग हो रहा है, सडनली μ1 से μ2 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, सो दिस इज 6 स्टेप इंडेक्स। यही चीज मैं यहां पर भी ड्रा करूंगा, बट ये है कि इसका डायमीटर जो छोटा है, इस छोटे डायमीटर को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, दिस वन, और इसके चारों तरफ फिर मैं एक क्लेडिंग की यूज करूंगा, दिस इज द क्लेडिंग। लाट की जब बात आएगी, दिस इज द सेंटर वन, refractive index is μ1, this is μ2। तो यहाँ पर refractive index μ1 is up to this point, this is μ1, this is at μ1, ये μ1 था, refractive index इस size था, this is from 0 to a, this is minus a, and suddenly ये jump होकर के हो रहा है, this is μ2, so this is μ2, so that is। तो यहाँ पर भी ये स्टेपिंग दिख रहा है, इसमें भी स्टेपिंग दिख रहा है। डिफरेंस इज जस्ट द साइज ऑफ दिस कोर। यहाँ पर कोर का साइज 6 माइक्रोमीटर से कम, यहाँ पर कोर का साइज जो है वो अप टू 75 माइक्रोमीटर तक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 6 माइक्रोमीटर टू 6। मल्टी मोड दिखाना है तो मल्टी मोड में तुम इस पे दिखा सकते हो, दिस इज वन सिग्नल, इट इज जस्ट फॉलोइंग वन पाथ, दिस इज द नेक्स्ट वन, थर्ड वन, सो डिफरेंट पाथ मे बी फॉलोड डिपेंडिंग ऑन दिस एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। तो अलग-अलग पाथ, ये मल्टी पाथ हो गए, इस नाउ इसके बाद हमारा आया था ये ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर पे। ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में हम लोगों ने कहा था कि इसमें कोर और क्लेडिंग का सेपरेट बाउंड्री नहीं होता। जो कोर और क्लेडिंग का जो अलग-अलग मटेरियल रहता है ना, उसको मिक्स कर देते हैं, और मिक्स कर कैसे करते हैं, ऐसे उसमें डिजाइन करते हैं कि सेंटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम हो, और जैसे जैसे हम शीथ की तरफ जाए, यहाँ पर क्लेडिंग जैसा कोई टर्म नहीं है, कोर एंड क्लेडिंग इज कंबाइंड विद जस्ट कोर, सो जैसे जैसे हम शीथ की तरफ जाते हैं वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ग्रेजुअली चेंज होता है, देयर इज नो अब्रप्ट चेंज, ग्रेजुअली चेंज होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है। और हमने लास्ट क्लास में इसको कंपेयर करने की कोशिश किया था विद द फ्लो ऑफ वाटर। अगर एक ट्यूब में अगर वाटर फ्लो हो रहा है, वहां पर एक वेलोसिटी ग्रेडियंट का तुम लोगों ने टर्म लिया था, जहां पर हम ये कहते हैं कि दिस इज दैट वाटर ट्यूब, वाटर पाइप, और इस वाटर पाइप में सेंटर जो है उस सेंटर की वेलोसिटी मैक्सिमम है, और ये लेयर्स के फॉर्म में धीरे धीरे ये डिक्रीज होते चला जाता है। तो जैसे जैसे ये नीचे जाते हैं वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, जैसे इधर ऊपर की तरफ ये बाउंड्री की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो ये जो ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है, इसको यहाँ पर एक वेलोसिटी ग्रेडियंट जैसे टर्म यूज किया जाता है। दैट वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज del v by del x। ऐसा तुम लोगों ने मेरे ख्याल से आई थिंक इट वाज इन 11th क्लास। सो यहाँ पर वाटर फ्लो कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम वगैरह जहाँ यूज किए थे वहां पर ये यूज किया गया है ना। सो रिसेंटली अगर कोई इसका और डिटेल जानना है तो मेरा एक फंडामेंटल फिजिक्स का चैनल है, उसमें मैंने इस पे बहुत बढ़िया एक लेक्चर इसमें अपलोड किया है, द फ्लो ऑफ वाटर। So this is minus sign because it is decreasing। इसमें भी सिमिलर फिनोमेना इसमें भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैं ग्रेडेड इंडेक्स को सेपरेटली यहाँ पे बना रहा हूँ। तो दिस so graded index optical fiber, graded index, so this is the core plus cladding, center, this is the center where the refractive index is mu, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेयर बाय लेयर जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है। तो द मटेरियल इज मैन्युफैक्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट लेयर्स, ये लेयर टू लेयर जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है। सो दिस mu is decreasing gradually towards sheath। जैसे जैसे हम sheath की तरफ जाते जा रहे हैं वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है।
इसको अगर हम प्लॉट पे फॉर्म में अगर लिखें, इसके बाहर जो रहेगा वो क्या रहेगा, इसके बाहर रहेगा वो सीधा सीट रहेगा। तो दिस इज कोर प्लस क्लेडिंग, द लास्ट वन इज दिस इज द प्रोटेक्टर सीट। चलिए इसको प्लॉट पे फॉर्म में करके देखते हैं। In the form of plot, we have this is the center, this is 0. Refractive index is maximum here, that is mu. Step index में स्टेपिंग में चेंज हो रहा था, यहाँ पर ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। अगर मैं इधर अगर कोई करता हूँ ऐसा तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब इस डायरेक्शन पे, नेगेटिव डायरेक्शन पे डिक्रीज हो रहा है। So symmetrically I am plotting this. So this is gradually decreasing like this. So this is the index profile. ये index profile है। यहाँ पर ये ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, इसलिए दिस इज ग्रेडेड इंडेक्स। अब जब इसको हम दो पार्ट में अगर कोई हाँ यस यस यू हैव टू मेक प्लॉट। म्यू और ए के बीच में हाँ म्यू एंड दिस इज जस्ट इंडेक्स प्रोफाइल म्यू एंड ए। सो दिस इज द प्लॉट इंडेक्स प्रोफाइल जो कि म्यू और ए के बारे में बता रहा है, इसमें ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। अब इसको आप दो पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो अपने को ऐसा दो डायग्राम बनाना पड़ेगा, वन फॉर सिंगल स्टेप and yes single step and second for the multi step multi mode. So single mode optical fiber, for the single mode optical fiber, so for single mode the size of core it is very small. So the size of core is small, core and cladding, and this is the seed. And path of signal, this is just one straight line, and this is that index profile. And index profile will be like this. This is that index profile, very small. This is refractive index. This is path. So in the single mode, one straight line is here, and this is that index profile. छोटा सा index profile यहाँ पे बनाना है, उसके ऊपर जो है वो sheath है. There is no separate boundary of core and cladding. For the multi mode, I can use this for multi mode optical fiber. I'm using this. So here the material जो है वो different layers के form में है, ऊपर refractive में decrease होते जा रहा है. This is that index profile. अब यहाँ पर जब सिग्नल की बात आती है, सिग्नल ट्रांसमिशन की बात आती है, तो इसमें जिस लेयर पर, हर लेयर पे देखिए, हर लेयर पे ये एक लेयर हुआ ऊपर और नीचे दोनों साइड पे सेम डिस्टेंस पे, और यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका लोअर पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा अपर पार्ट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। अब ये डिपेंड करेगा कि इस पे किस एंगल से लाइट इंसिडेंट हो रहा है, अलग अलग एंगल से लाइट इंसिडेंट होगा, और जिस पार्टिकुलर लेयर पर जाकर के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फुलफिल होता है वहां पर वो कंडीशन फुलफिल होते हैं, वो उस पाथ को फॉलो कर लेगा। स्टेप इंडेक्स के साथ क्या होता था, जब तक लाइट कोर और क्लेडिंग के बाउंड्री पे नहीं जाएगा तब तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उसको पूरा कोर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, फिर क्लेडिंग के बाउंड्री पे जाने पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन यहाँ कैसा है, यहाँ पे क्या होगा कि एक लाइट बीम यहाँ पे इंसिडेंट किया, इस पर इस लेयर पर इसने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन फुलफिल किया, तो यहीं से वापस आ गया और इस तरह से ये पाथ फॉलो करते आगे निकल लिया, उसको पूरा ऊपर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सेकंड बीम इस डायरेक्शन पे आया, इस एंगल पे आया, और यहाँ पर इस लेयर पे इसने कर लिया, तो ये पाथ फॉलो करते हुए आगे निकल गया। अगर इस लेयर पर अगर कोई लाइट बीम में जाकर के अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है तो ये यहाँ पे पहुंच गया, और ये इस लेयर पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलो। सिमिलरली इन दिस डायरेक्शन वन कैन गेट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइक दिस। तो हर लेयर पर, जिस लेयर पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन फॉलो होता है वहां पर वो लाइट जो है वो आगे पास होना शुरू कर देता है, उसको बाउंड्री तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका फायदा ये होता है कि इसमें नॉइसिंग नहीं होता, एक सिग्नल दूसरे सिग्नल के साथ मिक्सअप नहीं होता है ना। इसकी इफिशियंसी जो है वो फर्स्ट स्टेप इंडेक्स की इफिशियंसी से बेटर होता है। So this is graded index optical fiber,
and gradient index optical fiber can be divided into single mode and multi mode. सिंगल मोड में आपको अगेन स्ट्रेट लाइन शो करना है, मल्टी मोड में आपको एक बढ़िया सुंदर सा डिजाइन करते हुए, हाँ मैंने जिस लेयर से यहाँ लिया उस लेयर से यहाँ पे ले लेना है ना, और सिमेट्रिक डायग्राम बनाओ, बड़ा सुंदर सा डायग्राम दिखेगा। सो दिस इज ग्रेडिएंट इंडेक्स ऑप्टिकल। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। कभी कभी 405 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लासिफाई ऑप्टिकल फाइबर, तो तुम्हारे पास 3 तरीके हैं उसको क्लासिफाई करने के। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एप्लीकेशन, एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंडेक्स प्रोफाइल। चलिए एक और टर्म है जो हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, दैट इज नोन एज वी नंबर। तो पहला वाला था हमारे पास इंडेक्स फ्रैक्शनल इंडेक्स, सेकंड हमने यूज किया numerical aperture, and this is V number. So mathematically this V number is defined as represented by capital V, and this is equal to 2 pi a by lambda multiplied by NA, numerical aperture. So this A is the radius of where? A is the radius of core, lambda is wavelength of signal passing, तो जो लाइट उसमें से पास होने है उस लाइट का wavelength, N is the numerical aperture and 2 pi this is the constant one. So here one can write this is equal to 2 pi a by lambda root of mu1 square minus mu2 square, and is this, or by mu naught one can also write this is equal to 2 pi a by lambda sin theta I. Theta is the angle of acceptance. One can also write that upon mu naught here. Or one can write this is equal to 2 pi a by lambda multiplied by NA, और फ्रैक्शनल इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है उसको यहाँ पे लिख दो, this is mu1 by root 2 डेल्टा। ठीक है, तो उसको या तो इस फॉर्म में, अगर कोई किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल अपर्चर दिया हुआ है ए और ए दिया है, बी नंबर निकालना तो डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं। किसी में अगर कोई mu1 mu2 दिया हुआ है डायरेक्टली आप इसका यूज कर सकते हो। किसी में अगर कोई आपको एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस दिया गया है तो आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हो। अगर फ्रैक्शनल इंडेक्स और mu1 दिया है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस v नंबर के बेसिस पर नंबर ऑफ मोड कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर भाई नंबर ऑफ मोड मतलब कितने पाथ उसमें पॉसिबल है कैप्चर कर सकता है, लाइट सिग्नल ले सकता है। सो नंबर ऑफ मोड NA, it is defined as V square by 2 P square by 2, where P is the V number, and this is for SI। अगर स्टेट इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर है और उसमें कहा जाता है कि आपको number of mode calculate करना है, then you have to use this, or this is equal to V square by 4 for green। अगर कोई gradient index optical fiber है, then you have to calculate number of mode by using this। अब ये नंबर ऑफ मोड को, ये इसका क्या रोल है, V नंबर का क्या रोल है? अरे भाई अगर कोई आप ऑप्टिकल फाइबर खरीदने के लिए अगर मार्केट पे जाओगे तो कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए जिसके बेसिस पर तुम उसको आइडेंटिफाई कर सको कि तुम्हारे काम का है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई 15 सिग्नल है और उस 15 सिग्नल को एट ए टाइम किसी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हमें ट्रांसमिट करना है, तो 50 सिग्नल को ऐसा तो नहीं कि उसको मिक्स करके एक सिंगल सिग्नल बना करके सिंगल पाथ से भेज दें, वो तो डिस्टॉर्शन हो जाएगा और नॉइसिंग वगैरह होने लगेगी, वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि उस पूरे 15 सिग्नल को 15 सेपरेट पाथ से उसमें से ट्रांसमिट करें। मतलब उस ऑप्टिकल फाइबर में कम से कम 15 नंबर ऑफ मोड होनी चाहिए। हमने कहा है कि नंबर ऑफ मोड इज एक्चुअली द नंबर ऑफ पाथ। तो हमारे पास उस ऑप्टिकल फाइबर में कम से कम 15 नंबर ऑफ मोड होनी चाहिए।
तो 15 नंबर ऑफ मोड कैसे, यहाँ पर 15 रख करके देखेंगे, v की वैल्यू निकाल करके देखेंगे उसमें v नंबर उस ऑप्टिकल फाइबर का कितना होना चाहिए। या सबसे पहले हम ये डिसाइड करें, हम जो ऑप्टिकल फाइबर खरीद रहे हैं या तो हम सिंगल मोड के 15 ऑप्टिकल फाइबर खरीद लें और उसको एक केबल बना दें। भाई हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम सिंगल मोड मतलब सिंगल पाथ, तो हम सिंगल मोड के वाले 15 ऑप्टिकल फाइबर खरीद लें और सारे वो 15 ऑप्टिकल फाइबर को सेपरेट हम एक केबल के फॉर्म में उसको लपेट करके एक एक ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू एक एक सिग्नल को भेज दें ताकि मिक्सअप ना हो। एक तरीका ये होता है। तो ये नंबर ऑफ मोड डिसाइड करने के लिए ये हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। अगर v की वैल्यू, यहाँ पर कंडीशन ये रहता है इफ v, सबसे पहले ये देखना है कि सिंगल मोड है कि मल्टी मोड है। इफ v it is less than 2.504, अगर कोई v की वैल्यू किसी ऑप्टिकल फाइबर में इससे कम लिखा हुआ है 2.504, देन इसका मतलब ये है कि वो सिंगल मोड है। भाई आपको अगर कोई मार्केट वाले ने ऑप्टिकल फाइबर थमा दिया तो कम से कम इतना पता होना चाहिए कि भाई वो सिंगल मोड है कि मल्टी मोड है। तो उसमें v की वैल्यू अगर कोई 2.504 से कम है मतलब आपको समझ जाना है कि वो सिंगल मोड है। और अगर v की वैल्यू if it is greater than 2.504 मतलब वो मल्टी मोड है, मल्टी मोड है। और अगर मल्टी मोड है तो कितने नंबर्स ऑफ मोड है ये कैलकुलेट करने के लिए फिर ये फार्मूला है, मतलब उसमें कितने पॉसिबल पाथ है जिसके थ्रू हम ऑप्टिकल फाइबर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई मुझे 15 पाथ चाहिए तो मेरे पास जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, दैट इज v मस्ट बी ग्रेटर देन रूट ऑफ 30। यानी मींस यहां पे 15 रख दो कितना हो जाएगा, p²/2 स्टेप इंडेक्स है तो कितना हो जाएगा ये, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 दैट इज 30। सो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 30 है ना। सो v की जो वैल्यू है वो रूट ऑफ 30 से ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर के उसमें से 15 पाथ क्रिएट कर पाएंगे। और 15 पाथ, 2-4 पाथ अगर कोई बच गया तो हमारे लिए काम का ही रहेगा, कोई नुकसानदायक नहीं रहेगा, है ना। तो कम से कम उसमें 15 पाथ तो होनी चाहिए। तो इसलिए ये नंबर ऑफ मोड वहां पे काम आता है कि भाई वो सिंगल मोड है कि मल्टी मोड है। साथ ही साथ हम उस ऑप्टिकल फाइबर से कितना वेवलेंथ को ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी एक फार्मूला है, दैट इज नोन एज द कट ऑफ वेवलेंथ। सो वन टर्म कट ऑफ वेवलेंथ, ये कौन सा वेवलेंथ को किसी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज इक्वल टू डेल्टा सी लैम्डा सी, it is multiplied by v multiplied by lambda by 2.405। ये 40550 बड़ा अच्छा टर्म है ना। अब ये कैलकुलेशन ऐसा कैसे आया इसका ज्यादा डिटेल में हम लोग अभी नहीं जा पा रहे हैं, सिर्फ फंडामेंटल पार्ट में है ना। सो दिस लैम्डा सी इट इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा 2.4045। यहाँ पर ये लैम्डा सी जो है उसको कट ऑफ वेवलेंथ कहते हैं। तो इनके इसमें तुम्हें छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे। मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है फार्मूला बेस्ड होगा। न्यूमेरिकल अपर्चर कितना होता है, फ्रैक्शनल इंडेक्स कितना होता है, आपस में क्या कोरिलेशन है, तुम्हारा क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितना होगा। तो आप बेसिक ऑप्टिक्स की नॉलेज की जरूरत है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फंडा तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, ये कुछ फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। तो बेस्ट पार्ट है इस यूनिट का स्कोरिंग है, तुम्हें पूरे में पूरे मार्क्स इसमें मिल सकता है। और इसमें ज्यादा यूनिट वगैरह का भी ज्यादा झंझट नहीं है ना। मैक्सिमम जो केसेस में यूनिट वगैरह का भी ज्यादा झंझट नहीं है कि भाई इसका यूनिट भूल गया है, छोटा सा देख करके पता चल जाता है इसका यूनिट क्या है। सीटी में कितने न्यूमेरिकल्स आएंगे? 40 मार्क्स। जितना तुम्हारा न्यूमेरिकल्स है तुम्हारे बुक इसमें दिया हुआ है, उसको फिल करवा लेंगे। अभी हमारे पास है कट ऑफ वेवलेंथ का डेफिनेशन। कट ऑफ वेवलेंथ, दिस इज द परमिसिबल वेवलेंथ इन द ऑप्टिकल फाइबर। कितना वेवलेंथ, ऐसा नहीं कि सारे के सारे वेवलेंथ को आपने उसमें डाल दिया तो सबको पास कर देगा, है ना। वो कट ऑफ वेवलेंथ है, उसको फिल्टर की तरह यूज करेगा। जितना वेवलेंथ वो कट ऑफ है उसी को वेवलेंथ को पास होने देता है, परमिसिबल वेवलेंथ है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा टर्म इस ऑप्टिकल फाइबर पर कर लें। तो यहां तक क्लियर हो गया। सो वी हैव नाउ थ्री टर्मिनोलॉजी, वन इज न्यूमेरिकल अपर्चर, सेकंड इज फ्रैक्शनल इंडेक्स एंड थर्ड वन इज द v नंबर, जो v नंबर के बेसिस पर हम नंबर ऑफ मोड को डिफाइन करते हैं। और ये नंबर्स ऑफ मोड थोड़ा सा मैथमेटिक्स से है और यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दीस टर्म्स। सो वन इज ऑप्टिकल फाइबर लॉस, इसमें भी एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे एंड आफ्टर दैट दिस यूनिट इज ओवर, and that is optical fiber loss, which is also known as optical loss through fiber या ऑप्टिकल फाइबर लॉस। हालांकि एक चीज कहा जाता है कि ये आइडियल कंडीशन पे इसमें तो लॉस जीरो होनी चाहिए,
तो अगर एक आइडियल ऑप्टिकल फाइबर अगर को डिजाइन किया गया, बनाया गया है, तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर लॉस जीरो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें सिग्नल रिफ्लेक्शन के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, और रिफ्लेक्शन के बारे में कहा जाता है डिफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस में एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लॉस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि रिफ्लेक्शन के थ्रू हो रहा है, तो इसमें लॉस नेग्लिजिबल होनी चाहिए आइडियल केस में। लेकिन भाई गलती तो इंसान से होती है। अगर कोई बाय द वे आप ऑप्टिकल फाइबर अगर कोई बनाने में अगर कोई गड़बड़ किए हो, तो कुछ सिग्नल एब्जॉर्ब हो सकता है, कुछ सिग्नल रिफ्लेक्ट हो सकता है, इधर उधर जा सकता है, तो इसमें एक ऑप्टिकल फाइबर लॉस की संभावना है। अब ये ऑप्टिकल फाइबर लॉस कैसे हो सकता है और क्यों होता है, इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो पहला ऑप्टिकल फाइबर लॉस, फर्स्ट वन इज ऑप्टिकल फाइबर लॉस ड्यू टू एब्सॉर्प्शन। कुछ सिग्नल जो है वो एब्सॉर्ब हो जाता है, इससे ऑप्टिकल फाइबर लॉस हो सकता है। कैसे एब्सॉर्ब हो जाता है? अगर भाई ये दिस इज दैट ऑप्टिकल फाइबर, आइडियल कंडीशन में होना क्या चाहिए, दिस इज दैट इट्स क्लैडिंग, ये हो गया कोर, ये है क्लैडिंग, सिग्नल इनमें से ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू प्रोटॉन इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइडियल कंडीशन में इसको ट्रांसमिट होकर के सीधा निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी तरह से यहाँ पर बीच में एक एयर गैप आ गया, डिफेक्ट्स आ गए, क्रैक हो गया, भाई बनाते समय लोग बदमाशी करते हैं, टेंडर ले लिए और उसके बाद फिर उसमें मटेरियल बचाना है, तो बोले इसमें कुछ एयर बबल आ गया, एयर गैप हो गया, क्रैक हो गया, तो ये डिफेक्ट्स की वजह से, दिस इज एयर बबल, ये एयर बबल हो सकता है, या डिफेक्ट्स हो सकता है, डिफेक्ट्स हो सकते हैं, या क्रैक हो सकता है। अगर ऑप्टिकल फाइबर अगर में कोर में अगर इस प्रकार की चीजें अगर कोई एंटर हो गया, तो ये सिग्नल जो है वो इसमें एब्सॉर्ब हो जाता है। So absorption, this is absorption of signal in presence of air bubble, defects और cracks। अगर क्रैक हो गया है, डिफेक्ट्स हो गया है, या एयर बबल आ गया है, तो सिग्नल वहां पे एब्सॉर्ब हो जाता है ना, तो इससे एक ऑप्टिकल फाइबर लॉस हो सकता है। Second, this optical fiber loss, second one, optical fiber loss due to scattering, scattering भी हो सकता है, scattering। तो पहला एब्सॉर्प्शन हो गया, सेकंड स्कैटरिंग हो सकता है। अब स्कैटरिंग में कैसे, यहां पर बबल्स होने के बजाय ये कोई फॉरेन एटम्स हो गए, कोई डिफेक्ट्स है, इंप्योरिटीज हो गए, so in presence of foreign atoms, impurities, खर्चा बचाना है तो सामने वाले ने बदमाशी किया, उसने क्या किया कि आइडियल ग्लास या प्लास्टिक होना चाहिए था एक बढ़िया यूनिफॉर्म, उसमें कुछ मिक्स कर दिया, कुछ खराब मटेरियल्स मिला दिया, तो वहां पर फॉरेन एटम्स आ गए, तो वो क्या करेगा, ये सिग्नल ऐसे बढ़िया ट्रांसमिट होते हुए आ रहा था, कैसे आ रहा था, अचानक इसको एक फॉरेन एटम्स मिल गया, ये यहाँ पे स्कैटर्ड हो गया, उसका पाथ चेंज हो गया। हाँ, तो जब स्कैटर्ड हो गया, स्कैटर्ड होकर के ये क्लैडिंग में चला गया, उसका पाथ भटक गया वो, है ना, चल रहा था बढ़िया, जैसे ये एटम से टकराया स्कैटर्ड होकर के क्लैडिंग में चला गया, तो क्लैडिंग में चला गया, वो हमारे किसी काम का नहीं रहा। तो स्कैटरिंग के थ्रू जो है वो भी ऑप्टिकल फाइबर लॉस हो सकता है। सो स्कैटरिंग इन प्रेजेंस ऑफ फॉरेन एटम्स और इम्प्यूरिटीज, फॉरेन एटम या इम्प्यूरिटीज से ऑप्टिकल फाइबर लॉस की चांसेस है। सो दिस इज द सेकंड टाइप, second reason behind this optical fiber loss. Okay, यहां तक क्लियर है मानव? मानव त्रिपाठी, लड़का फिर गायब हो गया। मानव त्रिपाठी हाजिर हो।
आशीष मिश्रा, यस सर। मानव त्रिपाठी को पकड़ के पीट दो, कहाँ है वो, देखो ढूंढ उसको। लापता। उसके पापा बुला लिए होंगे सर। ऐसा क्या? हाँ लग रहा है मुझे। ऋषभ दुबे तो रहता है, वो ऋषभ तिवारी कहाँ है, वो गायब हो जाता है ऋषभ तिवारी? ऋषभ तिवारी भी है ना, प्रेजेंट है कि नहीं है? यस सर है। प्रेजेंट हो ऋषभ तिवारी? ऐसा नाम मुझे याद नहीं होना चाहिए, दिस इज हार्मफुल। हाँ सर उसकी मम्मी बुला ली होगी शायद। हाँ मुझे भी लग रहा है, बड़ा काम रहता है मम्मी। हाँ। प्रिया है कि नहीं है? एक प्रिया का भी नाम मुझे याद आ गया था। प्रिया है आज? हाँ सर उसका बर्थडे है आज। अरे वाह, हाँ है आज तो है। फिर प्रिया सिंह है, हैप्पी बर्थडे बेटा। हाँ प्रिया सिंह, हाँ सब पूरे क्लास की तरफ से नहीं, गाना नहीं गाओगे बहुत मारूंगा। सर तो उसको सवाल नहीं पूछोगे? सेकंड ही ले रहा हूँ सर बर्थडे है सर आज। ओके सो दिस नाउ थर्ड। हाँ बोलो सर जिसका बर्थडे, कुछ क्वेश्चन तो पूछ लीजिए सर, मतलब बर्थडे। नहीं पूछूंगा ना, अभी क्लास तो होने दो। उसको गिफ्ट में 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं ना, उसमें क्या है। सो द थर्ड इज दिस ऑप्टिकल फाइबर लॉस ड्यू टू unequal size of core. इसको कहा जाता है, दिस इज नोन एज डिस्पर्सन। इसको एक नाम दिया जाता है, दिस इज ड्यू टू डिस्पर्सन। डिस्पर्सन की वजह से, पहला एब्सॉर्प्शन इन प्रेजेंस ऑफ एयर बबल डिफेक्ट्स। सेकंड स्कैटरिंग इन प्रेजेंस ऑफ फॉरेन एटम्स इम्प्यूरिटीज। थर्ड इज द डिस्पर्सन। सो ऑप्टिकल फाइबर लॉस जो है वो डिस्पर्सन की वजह से हो सकता है। एंड डिस्पर्सन मींस व्हाट? इसमें क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर का जो मटेरियल, जो साइज है, डायमीटर है, वो चेंज हो जाता है। बदमाशी कैसे करते हैं? उनको टेंडर दिया गया, बोला गया भाई आपको इस डायमीटर का कोर होना चाहिए, ऑप्टिकल फाइबर का इस साइज होना चाहिए। जहां से उसने क्रॉस सेक्शन एरिया है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया में तो उसने कोर का साइज जो है वैसे ही दिखाया, ये कोर का साइज ऐसा होगा। उसका जो सेकंड जो है वो एंड भी उसी डायमीटर का दिखाया जहां से चेक किया जा सकता है, लेकिन बीच का जो मटेरियल है, इस मटेरियल को उसने ऐसा कर दिया। तो जहां चेक कर रहे हैं वहां पे दिख रहा है कोर का साइज इतना है, इसके बेसिस पे सारा कैलकुलेशन हो गया, सारा उसको पेमेंट हो गया। इस तरह क्रॉस सेक्शन को भी देखा, हर जगह बीच बीच को काट काट के कोई नहीं देख सकता, और मटेरियल बर्बाद करेगा, तो ऐसे भी खराब हो जाएगा। इसलिए बदमाशी यहाँ पे करते हैं। मैं तुम लोग को ये सिखा रहा हूँ, क्या बोलते हैं, बदमाशी कहाँ किया जा सकता है। तो मटेरियल बचाने के लिए लोग बीच में जो है वो मटेरियल कम कर देते हैं। इससे क्या होता है, जिस वेवलेंथ का यहाँ पे सिग्नल एंटर हुआ, जिस वेवलेंथ का सिग्नल यहाँ पे एंटर हुआ, वो बीच में उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, क्योंकि कंप्रेस हो जाता है। सिग्नल कंप्रेस होने के बाद सिग्नल तो बाहर निकलना है, तो सिग्नल कंप्रेस हो जाता है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है। द चेंज इन दिस वेवलेंथ, दिस इज नोन एज डिस्पर्सन, ये डिस्पर्सन। So this is change in the wavelength, change in the wavelength of signal, wavelength of signal. So इसका एक इलाज है कि ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए जिससे जाते समय का वेवलेंथ और आते समय का वेवलेंथ चेक किया। नहीं, उसी से पता चलता है। फाइबर ऑप्टिक, हाँ, ऑप्टिकल फाइबर लॉस अगर ज्यादा होने लगा तो सबको नहीं लगता है कि तुम्हारा जो जो क्राइटेरिया है कि इस पार्टिकुलर ऑप्टिकल फाइबर में इससे ज्यादा लॉस नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा लॉस हो रहा है, देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर ऑप्टिकल फाइबर। तो एक मेजरमेंट करने के एक फैक्टर है ऑप्टिकल फाइबर लॉस मेजरमेंट करें। तो ये तीनों क्लियर हो गया। फर्स्ट वन इज बिकॉज़ ऑफ एब्सॉर्प्शन, सेकंड इज बिकॉज़ ऑफ स्कैटरिंग, एंड थर्ड वन इज बिकॉज़ ऑफ दिस डिस्पर्सन। Dispersion is what? This is the change in the wavelength of the signal inside that optical fiber due to unequal diameter of this core. जिस core से होकर के और सिग्नल को जाना है, उसका डायमीटर अगर कुछ सभी जगह पे यूनिफॉर्म नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है। कैसे करते हैं? कि पैसेंस अब भी बताते हैं। So the optical fiber loss is measured by using one term that is known as attenuation. The fourth parameter used in this is
attenuation. So this attenuation is represented by alpha. इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है and mathematically this is equal to 10 by L log of Pi by P naught, where L is the length of optical fiber in किलोमीटर, 2-4 मीटर में पता नहीं चलेगा भाई, किलोमीटर्स में रहता है L. Second, Pi is the power input, and P naught is the power output. तो उसमें कितना इनपुट पावर दिया जा रहा है, सिग्नल दिया जा रहा है, और आउटपुट उसमें से कितना निकल रहा है, और उसको इस L से डिवाइड करते हैं तो जितना आता है उस एटेन्युएशन के बेसिस पे परसेंटेज बताया जाता है भाई हाँ कितना इसमें लॉस हो रहा है. अब उसका एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है, देख बेटा तू बना रहा है ऑप्टिकल फाइबर, इसमें इसका एटेन्युएशन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तब ये हमारे लिए काम का है. अदरवाइज आधे से ज्यादा अगर कोई पावर लॉस हो रहा है तो क्या मतलब हुआ, जबकि हम ये कहते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में पावर लॉस नेग्लिजिबल होनी चाहिए, है ना. सो द यूनिट ऑफ दिस इज डेसिबल पर किलोमीटर, दिस द यूनिट ऑफ दिस एटेन्युएशन. तो इसमें तुमको एक फार्मूला लिखना है, ये सारी चीज लिखनी है, और डोंट फॉरगेट टू राइट इट्स यूनिट, क्योंकि ये किलोमीटर्स में होता है. सो दिस इज डेसिबल पर किलोमीटर. ओके, सो इसमें ऑप्टिकल फाइबर में इतना ही है. हमने क्या क्या इस पार्टिकुलर यूनिट में, इस यूनिट को थोड़ा सा हम समअप कर दें. फर्स्ट पार्ट जो था तुम्हारा लेजर पे था, तो बहुत टिपिकल कठिन यूनिट नहीं है, सिंपल सा यूनिट है. लेजर में तुमको लेजर क्या होता है उसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, कंपेयर करना है लाइट के साथ, उसके कुछ एप्लीकेशंस जो हमने एक क्लास पे डिस्कस किया था, उसके कुछ एप्लीकेशन तुमको पढ़ी होनी चाहिए. देन मैकेनिज्म में तुमको 3 प्रकार के जो ट्रांजिशन है उस पे डिस्कशन करना है. वन इज एब्सॉर्प्शन, सेकंड वन इज स्पॉन्टेनियस, थर्ड वन इज स्टिमुलेटेड. देन थोड़ा सा स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन को ज्यादा हाईलाइट करते हुए सिंपल सा हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था फॉर आइंस्टाइन कोफिशिएंट. एक सिंगल कैलकुलेशन है उसमें आइंस्टाइन कोफिशिएंट वाला. आइंस्टाइन कोफिशिएंट का कैलकुलेशन के बाद फिर हम लोगों ने कंडीशंस पे डिस्कस किया. सो द लेजर ऑब्टेनिंग कंडीशन n2 का मान n1 से ज्यादा होना चाहिए, जिसको पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन कहते हैं. सेकंड, पंपिंग टेक्निक के मेथड से हम उसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दें, और इसको फिर अब आगे थोड़ा सा डिस्कस करते करते फिर 3 लेवल और 4 लेवल सिस्टम को डिस्कस किया, क्योंकि 2 लेवल सिस्टम में पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन मेंटेन नहीं होता. सो 3 से 4 लेवल सिस्टम डिस्कस किए. देन लेजर मैकेनिज्म के लिए फिर एक फैब्रिकेटेड रेजोनेटर जिसको ऑप्टिकल रेजोनेटर कहते हैं उस पर डिस्कस किए, और 3 प्रकार के लेजर पढ़े, रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर और सेमीकंडक्टिंग लेजर. सेमीकंडक्टिंग लेजर मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पर हम लोगों ने बेंड थ्योरी का इस्तेमाल किया है ना. अदरवाइज सॉलिड स्टेट लेजर में हमने 3 लेवल सिस्टम एंड गैसियस लेजर में 4 लेवल सिस्टम से इसको एक्सप्लेन किया है. अगर तुमने ध्यान से सुना है, समझा है, वीडियो लेक्चर से अगर कोई देखे हो, तो मेरे ख्याल से इसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ होने के चांसेस नहीं है. इसके बाद एक छोटे क्लास में हमने थोड़ा सा 3D फोटोग्राफी पे डिस्कशन किया था, दैट वाज होलोग्राम. 2 डायमेंशनल फोटोग्राफी और 3 डायमेंशनल फोटोग्राफी में क्या डिफरेंस है, इस पे डिस्कशन हुआ. देन फिर हम लोग आए इस पे ऑप्टिकल फाइबर वाले पार्ट. इस ऑप्टिकल फाइबर वाले पार्ट में तुमको इसका फंडामेंटल थोड़ी क्लियर होनी चाहिए, जिसमें 2 चीज हमने डिस्कस किया था. वन इज दैट क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. फिर हम स्ट्रक्चर पे आए. ऑप्टिकल फाइबर के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं. एक हमने कोर लिया, फिर क्लेडिंग लिया, और क्लेडिंग के बाद फिर एक शीथ जो प्रोटेक्टर की तरह यूज किया जाता है. यस, तुम लोग अटेंडेंस दे सकते हो, है ना. तो गिव द अटेंडेंस. और उसके बाद फिर उसका मैकेनिज्म देखें कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू लाइट जो है वो किस तरह से उसमें प्रोपगेट होता है. फिर एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस ये हमने लिया, एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस की वैल्यू कितना होगा, और एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस के बाद फिर हम 2-3 टर्मिनोलॉजी यूज की. एक फ्रैक्शनल इंडेक्स, देन न्यूमेरिकल अपर्चर, थोड़ा छोटा मोटा डेरिवेशन. और इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैक्सिमम जो फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है. सिंपल सा फार्मूला अगर तुमको याद है, वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेशन ईमानदारी से करिए, तुमको आंसर मिल जाएगा. इसके बाद फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर किया, और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के बाद आज के क्लास में V नंबर्स हमने डिफाइन किया, जिसके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि
नंबर ऑफ मोड्स मींस नंबर ऑफ पाथ जो है वो कैसे होगा। फिर फाइनली हमने ऑप्टिकल फाइबर लॉस जो कि आइडियल कंडीशन पे नहीं होनी चाहिए, वो ऑप्टिकल फाइबर लॉस हम लोगों ने देखा। और ऑप्टिकल फाइबर लॉस में फिर एक एटेन्युएशन एक और टर्म हम यूज किए हैं। तो तुम लोग जो मैंने एक स्टडी मटेरियल्स एक क्लास में मैंने अपलोड किया था उसमें देखना, जितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उतने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी अगर तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया ऑफ लेजर एज वेल एज ऑप्टिकल फाइबर, सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, और इससे तुम्हारी सीडी की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, सब कुछ इवन दैट टेक्स्ट बुक फॉर्मेट एंड सारे क्वेश्चंस के आंसर तुमने ईमानदारी से बनाया, उसको तुम पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएगा, तुम्हारा सीटी में घबराने की जरूरत ही नहीं है। और जहाँ डाउट होता है वो तो वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में सारा लेक्चर्स तो है ही है, तुम्हें हेल्प करने के लिए। ओके, सो आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट। शुड आई लीव नाउ? एनी क्वेश्चन? सर कॉलेज कब तक खुले रहते हैं?